स्क्रीन दिख रही है? हम्म। अब देखो तारीख कौन सी हो गई है, 10 अगस्त, मतलब रिटायरमेंट के बाद की बात हो गई है। 1 अगस्त को वो रिटायर हुआ था। ए बोरोज, ए दूसरा पार्टनर है, बी रिटायर हुआ है। ए बोरोज इन द फर्म नेम, फर्म के नाम पे उसने बोरोइंग कर ली, उधार ले लिया मिस्टर एक्स से। वो बोल रहा है श्योर आई विल प्रोवाइड द लोन, है ना? ये भाई साहब कह रहे थे कि वी नीड अ लोन फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। आगे देखो, थर्ड पार्टी मतलब मिस्टर एक्स रिलाइड ऑन बीज अपेरेंट कनेक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रिलाय कर रहे थे बी पे भी। मतलब मिस्टर एक्स को ये लगता था कि यार बी भी इनकी फर्म में है। अब जब रियल में कोर्ट में केस जाता है तो बी इस बात को अपनी तरफ से एविडेंस के साथ प्रूफ करेंगे। बी नहीं, ये थर्ड पार्टी एविडेंस के साथ प्रूव करेगी कि मैंने रिलाय किया था। रिलाय किया था मतलब ट्रस्ट किया था, मुझे ऐसा लगता था कि बी भी उसमें फर्म में है। देखो ये लिख रहे, बोल रहे आई ट्रस्टेड एबीसी आर्किटेक्ट बिकॉज बी इज स्टिल अ पार्टनर, राइट? वो ऐसा पूछ रहे हैं इनसे, ये एक्चुअल में सी नाम लिखा होना चाहिए। तो ये दोनों कोई जवाब दे ना दें, ये सब चीजें आगे कोर्ट में पूछी जाएंगी। इसीलिए हम में भी लाइबल वाली सिचुएशन में है, हम मस्ट भी लाइबल वाली सिचुएशन में नहीं है इस प्रोविजन में। तो विदाउट पब्लिक नोटिस रिटायरिंग पार्टनर मे रिमेन लाइबल टू द थर्ड पार्टी हु नो हिम एज अ पार्टनर। ये देखो ये वर्ड भी लिखा है, हु न्यू हिम एज अ पार्टनर। इसीलिए मैं वो लाइन पे गया था कि आप एक्टिव पार्टनर थे, स्लीपिंग पार्टनर थे, नॉमिनल पार्टनर थे, कौन से वाले पार्टनर थे? पता चला थर्ड पार्टी जानती ही नहीं थी, हम एबीसी तीन पार्टनर है, थर्ड पार्टी जानती नहीं कि मैं भी तुम्हारी फर्म में पार्टनर हूं। बाद में मैंने तो पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी, उसके बाद की लाइबिलिटी की बात है। उसने फर्म पे केस लगाया, उसे पता चला यार अंकित सर भी इस फर्म में पार्टनर थे पहले, और उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। ठीक है, मेरी गलती है, मैंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। उसने मुझे भी लपेट लिया केस में, तो मैं उसको जाके क्या समझाऊंगा? अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि भैया तू जानता ही नहीं था, जिस दिन तूने कॉन्ट्रैक्ट किया ना फर्म से, तू जानता ही नहीं था कि मैं फर्म में पार्टनर हूं, तो आप मुझ पे लाइबिलिटी नहीं ला सकते। पूरी कहानी का सार ये है, लॉ मेकर ये नहीं चाहते कि ये थर्ड पार्टी के साथ इसलिए चोट हो जाए क्योंकि आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। लेकिन अगर थर्ड पार्टी के साथ चोट नहीं हो रही है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पब्लिक नोटिस दिया या नहीं दिया। मैंने जो आखिरी के दो शब्द बोले, ये समझ में आया क्या? जो भी खिचड़ी बनानी है, जो भी केस बनेगा, वो इसी बात के अराउंड बनेगा कि थर्ड पार्टी जहां लगे तुम्हें यार ये बेचारी हो गई और आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो आप लायबल हो। अगर आपको लगती है कि थर्ड पार्टी जानती ही नहीं थी, ये कोई बेचारापन नहीं है, इवन दो आप पब्लिक नोटिस ना दो, तो भी आप लायबल नहीं होगे। Retirement does not end liability to third party unless notice is given. Public notice protects the retiring partner. Without notice, he may be held liable for the act of the firm done after the retirement. He may be, कंपल्सरी नहीं है। इसीलिए सेक्शन 32 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है, अगर आपको भविष्य में ये सारी अनसर्टेनिटी पे फुल स्टॉप लगाना है, तो सीधी सीधी बात, पब्लिक नोटिस दे दो रिटायर होते से। उसके बाद कोई ये कहे मैंने पब्लिक नोटिस नहीं पढ़ा, अरे भैया ये तू जान, तुमने पब्लिक नोटिस दे दिया, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। गिव नोटिस, पब्लिक नोटिस, और थर्ड पार्टी में स्टिल ट्रस्ट योर नेम। भाई जेन्युइन बात है कि अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो थर्ड पार्टी आपके नाम पे ट्रस्ट बनता है उनका, हो सकता है वो आप पे ट्रस्ट करके ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, तो फिर आप लायबल रहोगे। कोई डाउट है तो बताओ, क्या मैं इसका चार्ट बनाऊं?
ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया हो तो, नहीं हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा तुम बोलो। एक व्यक्ति को आ रहा है, दूसरे व्यक्ति को का क्या है? आर्यन जैन जी, आज अपन क्या मतलब क्या चाह रहे हैं? मैं चार्ट बना दूं नहीं बनाऊं, इस पे अपने कोई विचार है? व्यक्ति की आवाज ही नहीं आ रही है। चलो, पता नहीं इसको सुनाई भी दे रहा है कि नहीं। ये तो सही है। आर्यन, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या तुझे ये सब समझ में आ गया है? क्या चार्ट की रिक्वायरमेंट है, या मैं अगली स्टोरी पे चलूं? देखो, कंप्लीट करता हूं मैं सेक्शन 32। इवन आफ्टर रिटायरमेंट, आप जब रिटायर हो जाओ, अ पार्टनर में बी लाइबल टू थर्ड पार्टी। आप लाइबल रह सकते हो, मे बी, कंपल्सरी नहीं है, फॉर द एक्ट डन आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन ये पूरी बात डिपेंड किस पे करती है कि आपने पब्लिक नोटिस दिया है या नहीं। तो देखो, मैं चार्ट जैसा बना देता हूं। रिटायरमेंट हो रही है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। सेक्शन 32 कहता है पब्लिक नोटिस गिवन और पब्लिक नोटिस नॉट गिवन। आपने पब्लिक नोटिस दिया या नहीं दिया? अगर दे दोगे तो प्रोटेक्टेड रहोगे। नो लायबिलिटी फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बिटवीन फर्म एंड थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी और फर्म के बीच में अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, यू विल रिमेन प्रोटेक्टेड। और इस चीज के लिए क्या जरूरी है? यू मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस, ऑब्वियसली रिटन नोटिस टू फर्म। ये तो आपने दिया ही होगा। और अगर आपका केस था कंसेंट वाला, कि एग्रीमेंट में लिखा था कि यार सारे पार्टनर की कंसेंट था, चाहिए पड़ेगी, तो या तो आपने वो पूरा किया हो। ये सब करोगे तो पूरी तरह से सेफ हो। गड़बड़ तब होगी जब पब्लिक नोटिस नहीं दोगे। मस्ट भी लाइबल नहीं लिख रहा हूं, मे भी लाइबल लिख रहा हूं। मे भी लाइबल हो सकते हो। बहुत सारी कहानियां हैं इस मे भी लाइबल की। जो कोर लाइन है वो मैंने तुम्हें समझाई। इफ थर्ड पार्टी relied on the fact, yeah, relied on the knowledge retiring partner still remain in firm। अब मैंने देखो वर्ड क्या यूज किया है, रिलाइड। मतलब
अगर उसे पता ही ना हो कि तुम कभी पार्टनर थे या नहीं थे, ये सब तो सब बकवास हो जाएगी ना। जब वो रिलाय करता है इस बात पे कि रिटायरिंग पार्टनर जो है वो अभी भी फर्म में है, क्यों? क्योंकि आपने पब्लिक नोटिस दिया नहीं है, तो लाइबिलिटी हो सकती है। इसके बहुत सारे केस बनेंगे, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। अगर हम समझने के लिए कंक्लूजन बनाए, लॉ gives compensation to third party if it acts in good faith and relied upon the presence of retiring partner. Otherwise, even without giving a public notice, retiring partner is not liable. कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। तो सेक्शन 32 पे हमको रुकना पड़ेगा, बहुत सारी बार डिस्टरबेंस हो गया है बीच में, कुछ सेंस नहीं है। इतना ही पढ़ लो पहले, अभी इसमें कितनी चीजें और बाकी हैं, देखो बताता हूँ मैं। इसमें हम एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर की बात करेंगे, मतलब हम पार्टनर को निकालेंगे फर्म से। एक्सपल्शन पे दो टॉपिक पढ़ने बैक टू बैक, उसके बाद इंसॉल्वेंसी की बात करेंगे कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या होगा, किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा। डेथ का ही सेक्शन चलेगा 35, डेथ का से रिलेटेड, और रिटायरमेंट से रिलेटेड एक आउटगोइंग पार्टनर का। नहीं, आउटगोइंग पार्टनर बिल्कुल अलग है, ये कंपटीशन बिजनेस वाली बात है। 37 आएगा फिर से, हम 37 अकाउंट्स में पढ़ रखे हैं, ये 37 सब्सिक्वेंट प्रॉफिट आपको बांटने पड़ेंगे पार्टनर्स से। जब पार्टनर रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए, दोनों पे लगता है 37, ये आता है तुम्हें। कंटिन्यूइंग पार्टनर यूज हिज शेयर ऑफ फर्म, मतलब उसका पैसा फर्म ने ना तो लोन माना है ना उसे लौटाया है, और जो फर्म के कंटिन्यूइंग पार्टनर है उस पैसे का वो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप उसका पैसा वापस नहीं लौटा रहे, ना उसे लोन मान रहे हो उसकी कंसेंट के बिना। प्रॉपर्टी विदाउट फाइनल सेटलमेंट, आप उससे सेटलमेंट नहीं कर रहे हो, तो आउटगोइंग पार्टनर और एस्टेट, तो वो जो आउटगोइंग पार्टनर है, चाहे वो रिटायर होके गया हो चाहे उसकी डेथ हुई हो, मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे क्लेम इधर, इन दोनों में से वो कुछ भी मांग सकता है। या तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल मांग लेगा कि उसका जितना, भाई फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया, तो हम ये मानेंगे कि यार भले ही वो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, फिर भी वो फर्म में पार्टनर है और उसको उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जैसा कि पहले मिलती थी। या फिर 6% पर एनम, और यहाँ बीच में लिखा है और, तो ऑब्वियसली वो जिसके लिए जो फायदेमंद होगा वो डिमांड करेगा और आपको देना पड़ेगा, ऐसा लॉ ने लिख के दे दिया है, क्योंकि आप उससे सेटलमेंट नहीं कर रहे हो। यहां ये नहीं लिखा है कि पेमेंट करना जरूरी है, सेटलमेंट करना जरूरी है। सेटलमेंट का मतलब पेमेंट भी होता है, अदरवाइज एग्रीड अपॉन। जैसे कि आप और उस रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर के बीच में लोन को लेके एग्रीमेंट हो गया कि भैया जो फर्म के पास पैसे पड़े हैं ये तेरा लोन मान लेंगे और इसके ऊपर हम तेरे को ब्याज देते रहेंगे।
इसको भी सेटलमेंट मान लेते हैं। तो सेटलमेंट का मतलब केवल पेमेंट नहीं है, अदरवाइज भी अगर आप एग्री करते हो तो वो भी सेटलमेंट माना जाएगा। आप सेटलमेंट जरूर कर लो। अगर कोई पार्टनर आउटगोइंग है, आउटगोइंग में दो टर्म आती है, रिटायरिंग और डेथ। तो जिस भी तरीके से आउटगोइंग पार्टनर है वो, आप उससे सेटलमेंट कर लो। ये चाहता है सेक्शन 37, मतलब ये भी अगेन किसके बेनिफिट के लिए? रिटायर होने वाले पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर के बेनिफिट के लिए, कि फर्म उसको चलाती नहीं रहेगी बैठ के। बोले हाँ काम कर, दे देंगे पैसे, दे देंगे दे देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर ऐसा करोगे तो वो आपसे 6% पर एनम इंटरेस्ट मांग लेगा, या फिर वो आपसे जो प्रॉफिट है उसमें अपना हिस्सा मांग लेगा, पुराना जो उसका रेशो था उस हिसाब से, और आपको देना पड़ेगा, ऐसा सेक्शन 37 कहता है। और इन दोनों में से वो कुछ भी मांग सकता है, उसके फायदे का जो होगा वो मांग लेगा। अगर आपने लॉस करा या कुछ करा तो वो 6% पर एनम का ब्याज मांग लेगा। आई होप लॉजिक समझ में आई। हाँ या ना? ये पढ़ रखा है तुमने? और एक आखिरी कंटिन्यूइंग गारंटी वाली कहानी है, वो कैसे रिवोक होती है। तो अब बात वही है कि ठीक है, आज एक पार्ट पढ़ लिया हमने इसका, और पढ़ा दूं क्या कि रहने दूं यहीं? जैसा तुम बोलो।